हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग विथ पब्लिकेशन का पीआईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और ये ट्रांसफार्मर का सीरीज चल रहा है और टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसके टॉप 100 क्वेश्चन के थ्रू मैं इंटायर कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका क्लास 6 है, ऑलरेडी क्लास 5 हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 47 तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, the voltage applied to a transformer primary is increased by keeping V by F ratio fixed, then magnetizing current and core loss will be respectively। देखिए जैसे कि आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था, जब भी क्वेश्चन में V बाई एफ कांस्टेंट, ठीक है, इस तरह से पूछता है तो दो चीज़ होता है। जैसे क्या था, एक मेरा हिस्टैरिसीस लॉस था, मेरा एडी करंट लॉस था। तो जब V बाई एफ मेरा कांस्टेंट था, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो मेरा हिस्टैरिसीस लॉस था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। और एडी करंट किस पर डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर, ठीक है। और जब वी बाई एफ मेरा कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, मेरा हिस्टैरिसीस 1/f था और एडी करंट किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये कंडीशन था और मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट था उस केस में ये था, जब वी बाई एफ मेरा कॉन्स्टेंट है तो ये हिस्टैरिसीस और एडी करंट का डिपेंडेंसी है, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, वी बाई एफ कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। मतलब पहला कंडीशन है, वी बाई एफ क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट रख रहा है। तो अब बोल रहा है कि इंक्रीज ए वोल्टेज अप्लाई टू ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंक्रीज बाई कीपिंग वी बाई एफ रेशो। एक चीज़ बताइएगा, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि वी बाई एफ मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए वी बाई एफ का वैल्यू कांस्टेंट मतलब सी वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब सी से डिनोट कर रहा हूँ। फर्दर मैं वी को इंक्रीज करूँगा तो मुझको क्या, एफ को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो दोनों का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन आपसे बोला गया वी बाई एफ कांस्टेंट, वी बाई एफ कांस्टेंट कहने का मतलब कि वी बाई एफ का जो रेशियो है कांस्टेंट है। अगर फर्दर आप वी को इंक्रीज कीजिएगा तब का फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कांस्टेंट मेंटेन करना है एज पर क्वेश्चन। अगर मान लीजिए वी को आप रिड्यूस कीजिएगा तो फिर करंट को, फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको वी बाई एफ का रेशियो क्या है, कांस्टेंट मेंटेन करना है, जो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, ठीक है। वी बाई एफ रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। समझ में आ गया? तो बस आप क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो जिससे आप बोलिए, इसमें बोला कि वी बाई एफ मेंटेन करने में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट क्या था आपका, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये क्या है, आई म्यू है, ठीक है। और कोर लॉस, तो कोर लॉस में आपको लास्ट क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ, कोर लॉस क्या होता है, सम ऑफ एडी करंट प्लस हिस्टैरिसीस लॉस, ये आपका कोर लॉस होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखें, तो देखिए वोल्टेज जब मेरा बढ़ रहा है तो मेरा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको रेशियो क्या है, कांस्टेंट मेंटेन करना है। जब मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो देखिए वी बाई एफ कॉन्स्टेंट, मतलब ये केस 1 मान लीजिए, ये केस 2 मान लीजिए। तो जब मेरा वोल्टेज बढ़ा, जब मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है। एडी करंट लॉस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर है। यानी कि दोनों लॉसेज बढ़ेंगे। समझ में आया? तो मतलब कि आयरन लॉस आपका क्या होता है, हिस्टैरिसीस प्लस हिस्टैरिसीस, तो ये आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, एफ स्क्वायर है। और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया? मैं ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आयरन लॉस जो है क्या हुआ, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा रेशियो कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। तो जो आयरन लॉस है वो इंक्रीज होगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि जो मेरा आयरन लॉस है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, कांस्टेंट लॉस, आयरन लॉस क्या होगा मेरा, इंक्रीज करेगा। ये आपका हो गया। सेकेंड पूछा है मैग्नेटाइजिंग करंट का, जैसा कि अब मैं देखिए, जो वी बाई एफ है ये क्या है, कांस्टेंट मतलब कि क्या है, बी एम आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और जैसे फाइव इक्वल टू का आता है बी डॉट ए, मतलब कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है, यानी कि बी एम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है। यानी कि आपका जो फ्लक्स है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? फ्लक्स है जो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। और फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, करंट पर, तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब जो करंट होगा, करंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो ये म्यू पूछ रहा है, आई मीन मैग्नेटाइजिंग करंट, तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रहेगा। कोर लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये आपको बस समझ में आएगा कैसे किए। तो इसका हो जाएगा कर, ये जो होगा फिक्स रहेगा, डिक्रीज नहीं, ये गलत है, इंक्रीज नहीं, रिमेन द सेम एंड रिमेन द सेम, नहीं नहीं, ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा करंट जो होगा सेम रहेगा लेकिन कोर लॉस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? समझ में आया? करंट सम मेरा क्यों है कि करंट मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है,
यहाँ बोला V/F कांस्टेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है। तो फ्लक्स कांस्टेंट है मतलब करंट भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कोर लॉस क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि इन हमको क्या करना है, V/F रेशियो को मेंटेन करना है कांस्टेंट। तो फर्दर V बढ़ेगा तो F बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। ये हमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर से मैं डिस्कस कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग एट 50 हर्ट्ज। आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है आपका, क्या है? सिंगल फेज TXR ट्रांसफार्मर है। देखिए जब भी न्यूमेरिकल सब कीजिए, सबसे पहले आप जाके जो गिवन डाटा उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना, क्या वो हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो बोला EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न्स, मतलब एन का वैल्यू दिया है आपका कितना? 1000। उसके बाद क्या है? फ्लक्स डेंसिटी बी का वैल्यू दिया आपका 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कर्व, एरिया पूछा आपसे, एरिया निकालना है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है। आप EMF फॉर्मूला जानते होंगे, 4.44 एफ फाई एन, ये फॉर्मूला आपको पता होगा EMF का। तो देखिए इसमें आपको क्या ई दिया हुआ है, ये तो आपको कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, एन दिया, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? फाई निकल जाएगा। अब फाई इजक्वल क्या होता है आपका? B.A होता है। तो एरिया इजक्वल क्या हो जाएगा? φ/b। समझा? अब इसको यूज करके निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना था। आपको EMF का इक्वेशन पता होना चाहिए। EMF का इक्वेशन ये आपका हो गया E = 4.44 एफ एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, फ्रीक्वेंसी, और एफ के फाई क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ से क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है, EMF दिया है, तो यहाँ से फाई निकाल लेंगे। ठीक है, फाई इजकल टू आता है B.A, तो A = φ/b, बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लीजिएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में बोला है आपसे, if the percentage resistance of a power transformer for secondary side is 2.5%, ओके। जो परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया कितना दिया है? 2.5%। ठीक है, एंड टर्न रेशियो, टर्न रेशियो आपको क्या होता है? जैसे ट्रांसफार्मर में बताया था, टर्न टर्न रेशियो क्या होता है आपका? टर्न रेशियो होता है N1/N2। यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो क्या होता है? N2/N1। ठीक है, वही आपका होता है V2/V1 भी होता है, वही आपका होता है I1/I2। उसी तरह यहाँ लिखना चाहेंगे तो V1/V2 और I2/I1। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका टर्न रेशियो दिया हुआ है और परसेंटेज इम्पीडेंस दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि द परसेंटेज सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मेरी ये ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर N1 टर्न्स है, यहाँ पर मेरा N2 टर्न्स है। ठीक है, और मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सप्लाई दिया और यहाँ पर मैंने कुछ भी लोड है, इसको आप लोड कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, आर ले लीजिए। ठीक है, R1 ले लीजिए, क्योंकि प्राइमरी साइड है, मैं तो R1 लिया हूँ। अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के वैल्यू आपको किस में दिया रहता है? ओम में दिया रहता है, दिया रहता है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम में दिया हुआ है, अगर पूछा है सेकेंडरी साइड ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, तो जिधर ट्रांसफर करना है वो टर्न रेशियो लीजिएगा अपॉन में जिधर से करना है वो। जैसे मान लीजिए इसको सेकेंडरी साइड करना, जैसे मान लीजिए आर प्राइमरी में कितना दिया है? R1 ओम दिया है, आपको आर सेकेंडरी क्वेश्चन पूछा रहा था, तो किधर से रेफर करना है? राइट हैंड साइड। यहाँ का टर्न कितना है? N2 है, तो N2 कहाँ से कर रहे हैं? N1 से, N1 का होल स्क्वायर और जो आर प्राइमरी है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब कि R1 N2/N1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ओम में। ठीक है, और सिमिलरली यही क्वेश्चन फिर से, मतलब सेम यही आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है, नेक्स्ट केस में हम कहाँ जूम कर ले रहे हैं? रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम R2 आर सेकेंडरी ले लेते हैं। ठीक है, तो और इसको प्राइमरी रेफर करना है, जैसे आर सेकेंडरी जो है इसको हम लोग किधर रेफर करना है? प्राइमरी साइड में रेफर करना है, प्राइमरी साइड में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका सेकेंडरी साइड में आ रहे से इसको प्राइमरी भेजना है, तो जिधर भेजना है क्या है? N1 है, तो आर प्राइमरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 साइड भेजना है, किधर से भेज रहे हैं? N2 से भेज रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, ये क्या है? प्राइमरी आपका, ये N2 है सेकेंडरी,
तो N1/N2 का होल स्क्वायर फिर R जो सेकेंडरी में है तो आपका हो जाएगा। ये निकालने का हो गया, मतलब कैसे रेफर करते हैं। उसी तरह सिमिलरली ये अप्लीकेबल है किसके लिए भी, एक्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली फॉर एक्स, जो इंडक्टेंस होगा एक्स एल एक्स जो भी होगा उसको, तो ये दोनों के लिए सेम वैलिड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर यही आपको पर यूनिट में दिया रहता, जो भी हम लोग रेफर कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो भी हम लोग रेजिस्टेंस और इम्पेडेंस जो भी रेफर कर रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी, अगर आपका जो इम्पेडेंस है, इम्पेडेंस बोल दीजिए इसको या रेजिस्टेंस बोल दीजिए, अगर ये पर यूनिट में दिया है, ठीक है, पर यूनिट में दिया है, तो बोथ साइड या तो आइदर प्राइमरी में लीजिए और सेकेंडरी में लीजिए, दोनों सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। मान लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी जैसे हम लोग क्या कर रहे थे रेजिस्टेंस के केस में N2/N1 और N1 में N2 कर रहे थे, पर यूनिट में दिएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, बोथ साइड क्या होता है सेम वैल्यू होता है, पर यूनिट में सेम वैल्यू बोथ साइड में, समझ में आया। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपका रेजिस्टेंस इम्पेडेंस का वैल्यू ओम में दिया है तो जब रेफर कीजिएगा तो इसको फॉलो कीजिएगा कि जिधर रेफर करना और नंबर ऑफ टर्न्स उसका लेना, अपन जिधर से भेजना उसका टर्न का होल स्क्वायर इनटू जो आपका दिया हुआ जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, चाहे इम्पेडेंस का वैल्यू दिया है। लेकिन यही चीज़ अगर इम्पेडेंस में दिया, सॉरी पीयू में दिया है, जो परसेंटेज दे रहा है ये आपका क्या है, ये नथिंग बट पीयू वैल्यू है। तो ये आपका प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों जगह वैल्यू क्या हो जाएगा, इस सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो कैसे रेफर करते हैं वो भी हम लोग देख लिए, कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी, और पर यूनिट में हम लोग से ध्यान रखिएगा क्या होता है, हमेशा पर यूनिट में इक्वल होता है, या कहीं से भी कहीं रेफर कीजिए, प्राइमरी से सेकेंडरी कीजिए, सेकेंडरी से प्राइमरी, दोनों जगह सेम वैल्यू होता है। अब बोलिएगा पर यूनिट क्या होता है, पर यूनिट क्या होता है, तो पर यूनिट मान लीजिए आप रेजिस्टेंस केस में लीजिए, पर यूनिट होता है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू बाई बेस वैल्यू बोलते हैं, बेस वैल्यू, ठीक है। इसको बेस को कहीं कहीं रेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मेनली पर यूनिट का पर्पस क्या है, जैसे पर यूनिट जो आया इसका पर्पस क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना कि पर यूनिट इसका पर्पस क्या है, कि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, मैं लेंथ का एग्जाम्पल लेता हूँ, लेंथ का, तो लेंथ कोई आपको mm भी दे सकता है, कोई मीटर में भी दे सकता है, कोई सेंटीमीटर में दे सकता है, कोई आपको फुट में भी दे सकता है, तो मल्टीपल यूनिट है। तो जो हम लोग क्या करते हैं अपना कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक मेथड लेते हैं जिसको पर यूनिट मेथड बोल रहे हैं, उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, सारा जो होगा सेम यूनिट होगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए लेंथ में कहीं दिया रहेगा, मीटर में दिएगा, सेंटीमीटर, तो वहाँ से कम्प्लीकेट हम लोग का जो सॉल्यूशन होता है हम लोग कम्प्लेक्स होते जा रहा था। तो ये चीज़ पावर सिस्टम इस सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए पर यूनिट मेथड का वहाँ से ये होगा, तो मतलब कि हाँ एक ऐसा होना चाहिए जो कि हर जगह सेम होना चाहिए, इसलिए वहाँ से पर यूनिट मेथड आया। पर यूनिट होता क्या है एक्चुअल वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका निकालना होगा एक्चुअल वैल्यू, तो आर का कुछ एक्चुअल वैल्यू ओम में होगा आपका, और आपका बेस वैल्यू दिया रहेगा कि हाँ ये बेस वैल्यू है आपको दोनों के लिए। तो पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट क्या होता है वो समझ में आएगा कहाँ से आया, वो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया, और रजिस्टर की यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझ लिए कैसे रेफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा गया 51 में, लो वोल्टेज वाइंडिंग को नियरर टू द कोर इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बिकॉज, देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक कोर हो गया, ठीक है, कोर के ऊपर जो वाइंडिंग करते हैं, ठीक, उसके ऊपर ये एक वाइंडिंग की है, फिर उसके ऊपर फिर से एक वाइंडिंग करते हैं, कहने का मतलब बीच में हम लोग इम्प्रेग्नेटेड पेपर डालते हैं, इंसुलेटिंग पेपर बोलते हैं इसको, इंसुलेटिंग पेपर बीच में डालते हैं, तो लो वोल्टेज डालते हैं फिर हाई वोल्टेज, दोनों वाइंडिंग डालते हैं ना। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि लो वोल्टेज को कोर को, मतलब जो कोर है कोर के ऊपर सबसे पहले हम लो वोल्टेज को डालते हैं, उसके बाद हाई वोल्टेज डालते हैं, इसका रीजन क्या है। देखिए इसका रीजन सिंपल सा है, इंसुलेशन रीजन है। क्या रीजन है, इंसुलेशन। क्यों, क्योंकि जो मेरा वोल्टेज है, जो वोल्टेज देखिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, जो इंसुलेशन ऑफ कंडक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज का रेटिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। और लो वोल्टेज कोर के पास रहेगा तो हमको इंसुलेशन कम करना पड़ेगा, समझ में आया। अगर लो वोल्टेज हम लोग कोर के पास रखेंगे, लो वोल्टेज अगर कोर के पास रहेगा तो क्या होगा, मेरा इंसुलेशन मेरा क्या होगा, इंसुलेशन मेरा कम होगा। और यही हाई वोल्टेज रख देते हैं तो इंसुलेशन में हमको ज़्यादा इंसुलेशन देना पड़ता है, समझ में आ रहा है।
और सेकेंड रीजन जैसे जैसे ये इंसुलेशन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वो टू रिड्यूस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें और एक बेनिफिट क्या होता है, जैसे हाई वोल्टेज लेते हैं, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर कोर है, ठीक है, तो वाइंडिंग है, अगर हमको टैप चेंजर यूज करना है, टैप चेंजर जो लगाता है, टैप चेंजर हम उससे कहाँ लगाते हैं, हाई वोल्टेज के जो टैप चेंजर हम लोग लगाते हैं ट्रांसफार्मर में, टैप चेंजर हम लोग सब कहाँ लगाते हैं, हमेशा हाई वोल्टेज को, और हाई वोल्टेज को अंदर रखिएगा तो टैप चेंजर कैसे आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना। टैप चेंजर क्या होता है कि मतलब कि टैप चेंजर का पर्पस क्या है, ये रेगुलेटर वोल्टेज देता है, जितना हमको चाहिए रेगुलेटेड वोल्टेज हमको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब कि आप इसका पोजीशन चेंज करके आपको जितना वोल्टेज आउटपुट चाहिए उतना ले सकते हैं। अगर हाई वोल्टेज को हम लोग इनर कोर डालते हैं, जैसे एक कोर हुआ, ठीक है, अंदर में हम हाई वोल्टेज डाल देंगे, ऊपर से लो वोल्टेज डालेंगे, तो हम लोग टैप चेंजर यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका एक ये भी बेनिफिट है, इसलिए मतलब इंसुलेशन तो मेन बेनिफिट है, लेकिन इसको इससे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज को अंदर डालेंगे तो हम टैप चेंजर यूज नहीं कर पाएंगे। टैप चेंजर मेनली हाई वोल्टेज साइड यूज करते हैं, पर्पस क्या होता है, रेगुलेटेड वोल्टेज, हमको जितना वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए 100 वोल्ट, आपको 50 चाहिए, तो इसको हम लोग स्लाइड करेंगे, हम लोग 50 वोल्ट ले लेंगे। जैसे हम लोग रियोस्टेटिक आप देखेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करके जितना करंट होता है अपना जरूरत होता है लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ये करंट पर डिपेंड करता है, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इंसुलेशन किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है, और थिकनेस किस पर डिपेंड करता है, करंट पर। कैसे, जैसे करंट डेंसिटी का होता है आई अपन एरिया होता है ना, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोर कैंडियर में लो वोल्टेज को प्रेफर करते हैं। तो दो रीजन समझ में आ गया, पहला था इंसुलेशन और सेकंड था क्या, अगर हाई वोल्टेज इन साइड में कर देंगे तो हम लोग टैप चेंजर यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और मैं जैसे कि बताया था कि सिर्फ जेई पॉइंट को फोकस करके चलोगे, अगर आपका आरआरबी जेई का ऑलरेडी डेटा आ चुका है और पीजीसीआईएल का भी, तो फिर इसलिए मैं इसको इस पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे जो भी क्वेश्चन गेट और ईएस का मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ईएस का भी जो क्वेश्चन जेई में आ सकते हैं उसको मैं लिया हूँ, तो मैं जैसा कि आपको बताया कि 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा। उसके थ्रू ऑलरेडी मैं बहुत सारे बस 2-3 कॉन्सेप्ट ही जो ट्रांसफार्मर के मैं कवर नहीं किया हूँ, जैसे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आने वाला क्वेश्चन में अगर मिलेगा तो मैं कवर कर लूँगा। चलिए यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन में कि मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए जैसे जो कि लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो मैं वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया था कि जो दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो मैं दोनों का डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, अगर नहीं देखें तो वहाँ देख लीजिएगा। तो जो इफिशियंसी की बात होता है, जिससे कि पावर ट्रांसफार्मर आपका कहाँ यूज होता है, आपका होता है ट्रांसमिशन में और जनरेटिंग में, वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, नियर बाई लोड्स कहने का मतलब कि नियर, देखते हैं हम लोग घर के आसपास में जो होम होता है, घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो जो एफिशिएंसी की बात कीजिएगा, जो भी पावर ट्रांसफार्मर डिजाइन हो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर डिजाइन होता है, जो कि ऑलमोस्ट 100% लेके चलते हैं। लेकिन यही आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में देखिए तो जो हमें यहाँ एफिशिएंसी होता है वो 50 to 75% होता है मैक्सिमम, ठीक है। इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है, 50 to 75% होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नियर बाई लोड होम कनेक्टेड होता है, हम लोग ये नहीं पता ना कि किस वक्त कितना कौन सा लोड कनेक्टेड है, मतलब लोड का फ्लैक्चुएशन इसमें ज़्यादा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लोड का जो फ्लैक्चुएशन है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी 50 to 75% होता है। तो आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। और ये एफिशिएंसी आपको तो पता ही क्या होता है, और आउटपुट अपन इनपुट होता है। तो ये और इसके रिलेटेड बहुत सारे और भी मैं डिफेंस पिछला वीडियो भी जो नहीं देखे हो देख लीजिए, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हूँ। फिर से डिस्कस करूँगा तो अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होगा, उतना देर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच थ्री फेज कनेक्शन कैन बी यूज इन ए ट्रांसफार्मर टू इंट्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री। देखिए आपको मैं लास्ट क्लास शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि 30 डिग्री किस में होता है, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार में होता है। तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं क्या किया था, जिससे जो 4 ग्रुप में बटा था, ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में क्या था आपका स्टार स्टार था, ठीक है, फिर डेल्टा डेल्टा था और डेल्टा जिग जैग था, ठीक है, डेल्टा जिग जैग। तो इसमें दो था आपका, एक 0 डिग्री बना रहा था और एक क्या बना रहा था, 180 डिग्री बना रहा था। तो 0 डिग्री कब बना रहा था, आपका दोनों के बीच में मतलब कि
स्टार स्टार जीरो, ठीक है। उसी तरह डेल्टा डेल्टा जीरो, उसी तरह डेल्टा जिगजैग जीरो, ये आपका 0 डिग्री बना रहा था फेज डिफरेंस, ठीक है। और 180 डिग्री की बात की जाए तो ये क्या था इसमें, स्टार स्टार सिक्स, डेल्टा डेल्टा सिक्स, डेल्टा जिगजैग सिक्स। तो मैं आपको ये क्लॉक के हिसाब से भी एक्सप्लेन किया था। जैसे मान लीजिए आपका क्लॉक हो गया, तो क्लॉक में जनरली क्या होता है, यहाँ 12 क्लॉक होता है, 1, यहाँ पर 11, यहाँ पर 6, ठीक है। तो आप जो 12 होता है इसको आप जीरो लेके चलिए, 12 को अगर जीरो ले लीजिएगा तो सारा ये 0 डिग्री वाला देखिए, जो 0 0 0 है ना, इसको 12 लेके चलिए तो ये आपका 0 डिग्री एंगल बनेगा। दोनों जैसे आपका क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस, दोनों के स्टार स्टार दोनों दोनों साइड जो ले रहे हैं कनेक्शन, और यही 6 रहेगा तो 6 क्या उसका जस्ट अपोजिट है, जीरो क्या है अपोजिट है, कितना अपोजिट है 180 डिग्री अपोजिट है ना। तो यहाँ से तो जो अगर क्वेश्चन में ये देखिए, ये ग्रुप 1 में मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहाँ देखिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो स्टार देखिए ये तो ग्रुप 1 में था, स्टार स्टार डेल्टा 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 जी जेड, लेकिन इसमें भी दो एंगल बना रहा था, एक 0 डिग्री एक 180 डिग्री। तो 0 डिग्री का बना था स्टार स्टार जीरो, मतलब ये वाला स्टार स्टार जीरो डेल्टा डेल्टा जीरो डेल्टा जी जेड जीरो। अगर यही स्टार स्टार जीरो की जगह 6 रहेगा तो क्या बनाएगा, वो 180 डिग्री बनाएगा। उसी तरह ग्रुप 2 था, ठीक है। तो 4 ग्रुप मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप 1 में हो जाएगा 0 डिग्री वाला, ये 180 डिग्री क्या अपना हो जाएगा ग्रुप 2 में हो जाएगा। ग्रुप 3 में क्या बताया था मैंने, ग्रुप 3 में स्टार डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार, सॉरी स्टार, उसके बाद स्टार जिगजैग। तो इसमें क्या था आपका +- 30 डिग्री बना रहा था। तो अगर नहीं देखेंगे तो जाकर पिछला वीडियो देखिएगा, मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। तो इसका आंसर स्टार डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार स्टार क्या, अगर अगर जीरो, ये क्या बनेगा जीरो और 180 डिग्री बनाएगा। डेल्टा डेल्टा भी क्या बनेगा जीरो और 180 डिग्री बनाएगा। डेल्टा जिगजैग भी क्या बनेगा, सेम है आपका जीरो और 180 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हूँ, और क्लॉक के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन भी किया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हर चीज़ रट्टा मारना जरूरी नहीं होता है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, जैसे यही एक टॉपिक जो ट्रांसफार्मर था, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे, तो अभी हम इसमें कवर कर लेंगे। इसमें पूछा है कि सिटी या रीस्ट पर, जैसा कि आपको पता होना चाहिए सिटी हम लोग क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, नाम ही करंट ट्रांसफार्मर क्या मेजर करता है, नाम क्या है करंट ट्रांसफार्मर। तो ये हाई करंट को मेजर करता है। लो करंट क्या हम लोग मल्टीमीटर या बहुत सारे स्क्लियर्स, बहुत सारा चीज़ है उसको यूज़ करके मेजर कर सकते हैं। जिस मान लीजिए जो लो करंट रहेगा, लो करंट मेजर करने के लिए मेरे पास क्या है, मल्टीमीटर है, ठीक है, अमीटर है, बहुत सारा चीज़ है हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाई करंट को मेजर करना डिफिकल्ट होता है, तो हाई करंट को मेजर करने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, यहाँ पे देखिए लार्ज डीसी करंट भी लिखा थी, ध्यान रखिए एसी करंट का हम लोग मेजर करते, डीसी करंट नहीं, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर मेरा डीसी पर काम नहीं करता ना, थोड़ा सा भी ध्यान, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। क्यों नहीं काम करता वो भी पता होना चाहिए। डीसी पर अप्लाई कीजिएगा तो इनिशियली क्या होगा, डीसी में मेरा कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ कंटिन्यूस बढ़ते रहेगा और वो बर्न आउट हो जाता है। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे कभी क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, सिटी और पीटी यहीं पर हम लोग कवर करते हैं क्योंकि हम लोग उसको कवर अभी तक नहीं किए थे। यहाँ पर जो जो बेसिक दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा जो भी बता दूंगा। देखिए सिटी जो है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी क्या है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। TXR मैं लिख रहा हूँ ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो सिटी में क्या होता है आपका, जो प्राइमरी होता है स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स होता है। जैसे मान लीजिए आपका इस तरह से मान लीजिए, तो इसमें मैक्सिमम 2 वाइंडिंग होता है, इस तरह से 2 या 3 वाइंडिंग होता है, ज़्यादा वाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये N1 मान लीजिए, ये N2 मान लीजिए, तो N2 जो है ग्रेटर देन N1, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू N1। ये किसका मैं बनाया, सिटी का बनाया, ठीक है। तो पहले हम लोग सिटी समझते हैं फिर पीटी देखेंगे। तो करंट जो ट्रांसफार्मर है उसका पर्पस क्या है, इसका इसका जो पर्पस क्या है, हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। इसका पर्पस क्या हो गया आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पर्पस क्या है सिटी का, हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। एसी करंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। सिटी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा इस तरह से होता है, ठीक है। जनरली जैसे हम लोग को RYB फेज होता है ना, जैसे मान लीजिए RYB फेज है, तो किसी एक में से नंबर ऑफ टर्न्स लेकर ऐसे मेरा सिटी है जो कि करंट को मेजर करता है। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है नंबर ऑफ टर्न्स उसमें क्या होता है बहुत कम होते हैं,
जो कि आप यहाँ पर मेंशन किया है। सेकेंडरी में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ यहाँ पर दिया है कैन नॉट बी ओपन, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मेरा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो जैसा कि आप पढ़े थे ना कि N1/N2 मतलब नंबर ऑफ, जैसे मेरा जो EMF है, EMF क्या होता है 4.44 N5F होता है। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मेरा ज़्यादा होगा तो मेरा EMF क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर सेकेंडरी को आप ओपन छोड़िएगा, इसको अगर केप्ट ओपन, इसको ओपन छोड़िएगा, तो EMF जो होगा इसमें, EMF क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा और ये बर्नआउट हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो मेरा EMF क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा वहाँ पर। तो ज़्यादा EMF इंड्यूस्ड होगा तो थोड़ा देर में क्या हो जाएगा, वो बर्नआउट होने का पॉसिबिलिटी होता है। इसलिए हम लोग सिटी का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी को ओपन नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि EMF ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी में और बर्नआउट होने का पॉसिबिलिटी होता है। उसके बाद यहाँ पर रेंज दिया है आपका जो होता है 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर रेंज दिया है आपका करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, आप जब भी देखेंगे 5 समथिंग 100 ऐसे फोन दिखा होगा, जब भी सिटी का आप देखिएगा तो ये आपका सिंबल हो गया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाया ना ये वाला, तो ये आपका सिंबल होगा। उसके अलावा जो जो यहाँ पर नहीं दिया मैं उसको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ये जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। जैसे 2 वाइंडिंग हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़े थे, तो उसमें क्या था आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो क्या था, N2/N1 था। ठीक है, लेकिन और टर्न रेशियो मेरा क्या था, N1/N2। किसके लिए, ये मैं किसके लिए बताया, 2 वाइंडिंग के लिए बताया। यही सेम चीज़ अगर CT के लिए बोलेगा, करंट ट्रांसफार्मर के लिए, अगर यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो याद रखिएगा N1/N2 हो जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होगा, जस्ट उसका उल्टा होता है। और टर्न रेशियो क्या हो जाएगा आपका N2/N1। तो एग्जाम में आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन दे देता है और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट लगाकर और गलत टिक करके आ जाते हैं। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत करके आते हैं। तो ये याद रखिएगा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया था आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख लिए प्राइमरी टर्न कैसा होता है, सेकेंडरी कैसा होता है, रेंज क्या होता है, सिंबल क्या होता है और किस लिए यूज करते हैं हम लोग, हाई वैल्यू ऑफ AC करंट को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा प्राइमरी में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से रेफर कीजिए इसको। देखिए जो है, जो N1 N2 टर्न्स है ना, तो जो N1 है क्या बहुत कम है, किससे, N2 से कम है ना। मतलब कि आपका जो अगर V1 V2 से रिलेट कीजिएगा तो V1 क्या होगा, बहुत कम हो, किससे, V2 से। तो V2 का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो CT है ऑलवेज क्या करता है, ये स्टेप अप करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह यूज करते हैं हम लोग इसको। क्यों, समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग सप्लाई क्या वोल्टेज कम है लेकिन आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, यूज एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। टर्न रेशियो का भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। टर्न रेशियो क्या होता है आपका, N2/N1 होता है। ट्रांसफार्मर रेशियो N1/N2 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या था आपको, सेकेंडरी जो होता है इसका, सेकेंडरी इसको हम लोग ओपन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, उसको सेकेंडरी ओपन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, भाई ये आपका EMF और बर्नआउट हो सकता है। तो ये आपका करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और जो क्वेश्चन थे वो हो गया। और एक क्या था, इसका रेंज क्या होता है, 1 एम्पियर टू 5 एम्पियर का रेंज में CT आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, किसका दे रहा है ये 1 एम्पियर, किसका करंट है, याद रखिएगा सेकेंडरी का करंट है, सेकेंडरी करंट है। क्यों, आपको पता है ना कि जो N1 N2 है किसके बराबर हो जाएगा, V2/V1 के बराबर हो जाएगा। और यही आपका I1/I2 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब सेकेंडरी में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा लेकिन करंट क्या होगा, कम होगा। और इसी को ऐसे लिखना चाहेंगे तो I1 जो होगा ग्रेटर देन I2 होगा। मतलब प्राइमरी में करंट ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में करंट कम होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ आपका, ये आपको मतलब इतना ध्यान में आना चाहिए।
ये सब ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं कि हाँ मैं वोल्टेज बताया और करंट से क्वेश्चन पूछ देगा तो नेक्स्ट टाइम एक बोलिएगा आपने तो करंट का रिलेशन ही नहीं बताया। तो थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस यूज करना, हर चीज़ हर जगह बताना, स्टेप बाय स्टेप मतलब लिखना बच्चे नहीं रहे। ठीक है, तो ये सीटी से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए पीटी के बारे में देखते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है इसका, तो ये पोटेंशियल क्या करता है, आपको वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है। पोटेंशियल वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। अब इसका प्राइमरी में क्या होता है, जस्ट उसका पॉजिटिव, इसका प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हैज ए स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैन बी ओपन, इसको ओपन छोड़ सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड वहाँ पर कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को। ये समझ लीजिएगा तो ऑलमोस्ट हमको ट्रांसफार्मर का सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें पहला टर्म क्या था, क्यों यूज करते हैं, टू मेजर द हाई वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या था, जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी टर्न्स वो ज़्यादा होता है और सेकेंडरी टर्न्स वो कम होता है। मतलब कहने का मतलब N1 जो होता है ग्रेटर देन N2 होता है। ठीक है, इसका जो सेकेंडरी है आप इसको ओपन छोड़ सकते हैं, जो सेकेंडरी है कैन केप्ट ओपन, इसको ओपन छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी मेरा क्या है, वोल्टेज मेरा कम है, तो वोल्टेज कम है तो उसमें ऐसा ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, तो बर्नआउट होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, स्टार मार्क मैं कर दे रहा हूँ, एरर के बारे में पूछता है। ठीक है ना, कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कितने तरह का एरर होता है। ठीक है, एरर, तो इस एरर प्रोड्यूस्ड, तो इसमें दो तरह का एरर होता है, एक होता है आपका रेशियो एरर और दूसरा आपका होता है फेज एरर। तो ये क्वेश्चन पिछला देखिएगा रेलवे जेई का, तो वहाँ से एक क्वेश्चन इसे पूछा था कि ट्रांसफार्मर में कौन सा एरर होता है, तो एक होता है रेशियो एरर, एक होता है फेज एरर, और ये आपका इंपॉर्टेंट सारा हो गया। और इसका रेटिंग देख लीजिए, एक इसका रेटिंग होता है 110 वोल्ट का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेटिंग भी याद रखिएगा, रेटिंग क्या होता है 110 वोल्ट। देखिए यहाँ पे मेंशन किया 110 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर समझ गए। करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी हम लोग डिस्कस करें, इससे जेई में इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं आने वाली, इससे ज़्यादा। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए ऑलमोस्ट सारा ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट कवर हो गया, और कुछ न्यू मिलता है तो मैं उसको आने वाला क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स में, तो बोल रहा है कि किस पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। तो ये मैंने डिटेल में भी बताया था कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का आपका रेटिंग कैसे दिया जाता है, जो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है किस में होता है, केवीए में होता है। केवीए एमवीए मतलब वीए में होता है, वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है। तो वोल्टेज और करंट पर ऐसा केवीए भी क्वेश्चन था कि इसका केवीए एमवीए में रेटिंग क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में मेरा क्या होता है, दो तरह का लॉस होता है। कौन सा, एक कॉपर लॉस होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आयरन लॉस और कॉन्स्टेंट लॉस, दो तरह का लॉस होता है। तो कॉपर लॉस मेरा किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और कांस्टेंट लॉस मेरा किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका रेटिंग केवीए एमवीए में होता है। हो गया। अब देखिए इसमें और क्या आता है, जिससे मान लीजिए इसमें कोई मतलब ट्रांसफार्मर की ये रेटिंग हो गया। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जैसे ट्रांसफार्मर है, आप जिस तरह से लोड कनेक्ट करें, मतलब ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है, अगर आप यहाँ पर रजिस्टिव लोड कनेक्ट कीजिएगा तो आपका ये यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर आप इंडक्टिव लोड कनेक्ट कीजिएगा तो ये लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर आप कैपेसिटिव लोड कनेक्ट कीजिएगा तो ये लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो अगर पावर फैक्टर पूछेगा तो ये किसी भी पावर फैक्टर को हम यूज कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसका लोड के ऊपर, हम किस तरह का लोड दे रहे हैं, इंडक्टिव लोड दे रहे हैं, रेजिस्टिव लोड दे रहे हैं, या कैपेसिटिव लोड दे रहे हैं। और इंडक्टिव लोड देंगे तो लैगिंग होगा, कैपेसिटिव देंगे तो लीडिंग होगा, रेजिस्टिव देंगे तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो ये आपका तीनों पावर फैक्टर पर हम लोग ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसलिए इसका रेटिंग केवीए में भी होता है। ठीक है, ये कभी नहीं सुने कि हाँ किलो वाट ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों होता है और किस ये क्यों होता है? क्योंकि ये लोड पर डिपेंड करता है, आप जैसा लोड कनेक्ट करेंगे उस तरह से ये बिहेव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये तो मैं 2 से 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। पूछा है कि ओसी मतलब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किस तरह का पावर फैक्टर मीटर यूज होता है। ठीक है, तो मैं जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे क्या होता है, एक करंट कॉइल होता है आपका, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कॉइल एक छोटा सा, इसके साथ रेजिस्टेंस आता है, ये होता है पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसमें ये हो गया करंट कॉइल और ये प्रेशर कॉइल। तो ये जो होता है यहाँ पर आप मीटर वोल्टमीटर लगा लीजिएगा। तो ये जो होता है आप किस में यूज करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में यूज करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट को, और जो पावर फैक्टर में होता है इसको लो पावर फैक्टर मीटर बोलते हैं। और यही जो सीसी आपका जो प्रेशर कॉइल है, सीसी से पहले है, ये इधर राइट साइड में चला गया, मतलब कि ये आपका करंट कॉइल हो गया और यहाँ से आपका प्रेशर कॉइल कनेक्ट कर दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर चाहे हाई पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर। तो कोई पूछेगा हाई पावर फैक्टर यूनिटी पर, जैसे आपका पावर फैक्टर का जो होता है कॉस फाई, पावर फैक्टर आपको किसके किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो 1 होगा तो यूनिटी बोलिए चाहे हाई बोलिए। समझ में आया। तो देखिए ये कनेक्शन वाइज मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, किस तरह से हाई पावर फैक्टर होता है, किस तरह से लो पावर फैक्टर होता है। ये आपका हाई हो गया, ठीक है, ये आपका लो पावर फैक्टर हो गया। तो इसको मैं डिटेल में जब ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था। याद करने का तरीका क्या बताया था, जैसे लो पावर फैक्टर में क्या, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट में, जैसे मैं फिर से थोड़ा सा हाल कर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में क्या था, ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ करते थे हम लोग, सप्लाई किसको देते थे ओपन सर्किट टेस्ट में, लो वोल्टेज को देते थे। और सेकेंडरी मतलब हाई वोल्टेज क्या कर रहे थे हम लोग, ओपन छोड़ रहे थे। ठीक है, तो जब लो वोल्टेज है मतलब यहाँ पर करंट क्या होगा, हाई होगा, और हाई वोल्टेज तो ओपन ही है तो उसमें करंट तो होगा नहीं। तो अब जैसे आपकी पावर इज टू क्या था, वी आई कॉस फाई था ना। और ट्रांसफार्मर मेरा क्या आता है, पावर कांस्टेंट होता है, तो आई जो है किस ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई। तो ओपन सर्किट टेस्ट में सप्लाई लो वोल्टेज दे रहे हैं, जहाँ पर मेरा करंट क्या है, हाई है, करंट हाई है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लो होगा, इसलिए लो पावर फैक्टर मीटर यूज करते हैं। सिमिलरली आपका उस शॉर्ट सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, हाई पावर फैक्टर मीटर। तो ये मैं सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस कर लिया हूँ। अब मैं जैसे आपको बताया था ना कि मैं सिर्फ सीटी और पीटी डिस्कस नहीं किया था, ऑलमोस्ट सारा डिस्कस हो चुका था। अब आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे और आपको भी समझ में आएगा कि होगा कनेक्शन वनेक्शन जो भी था। तो इसके अलावा मैं क्या क्या बताया था, जैसे आपका ट्रांसफार्मर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके बाद आपका क्या था, एक पोलरिटी टेस्ट था, उसके बाद फेज आउट टेस्ट था, उसके बाद क्या था आपका सनपनर टेस्ट, बैक जिसे क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट बोलते थे, लोड टेस्ट बोलते थे। तो ये जरूर देख लीजिएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करूँगा, अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए तो जल्दी से मैं इसको ट्रांसफार्मर भी खत्म करने वाला हूँ। ऑलरेडी 57 है और 40 क्वेश्चन बचा है, तो 1 या 2 लेक्चर में मैं एंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन मेरे को पूछा है, वोल्टेज रेगुलेशन भी मैं बताती हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या था, वोल्टेज नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में वोल्टेज फुल लोड इंटू 100% निकालना, तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन का था। और एक और मैं फॉर्मूला क्या बताया था वोल्टेज रेगुलेशन का, परसेंटेज आर प्लस माइनस परसेंटेज इन एक्स, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज का मतलब पी वैल्यू। ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो पर यूनिट वैल्यू लेते हैं वो मैं आपको ये बता चुका हूँ, नहीं भी ध्यान है तो यहाँ से आप फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में इस तरह से ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए आपसे पूछेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला का ध्यान है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आर पी यू वैल्यू कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पी यू वैल्यू साइन फाई इंटू 100 आपका वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला होता है। ऐसे ये यहाँ से डेराइव किया हुआ, तो आपको डेराइव करने की जरूरत है नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो प्लस माइनस है, प्लस किसके लिए लेना है, लैगिंग लोड के लिए लेना है, और माइनस किसके लिए लेना है, लीडिंग लोड के लिए। समझ आ गया। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलो, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग कॉपर लॉस 1%, कॉपर लॉस आपका क्या है, परसेंटेज आपका आर दिया हुआ है, एंड आउटपुट परसेंटेज रिएक्टेंस मतलब एक्स, एंड पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग, यहाँ पर दिया है 0.9 लैगिंग मतलब प्लस लेना है। तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा,
आपका कॉपर लॉस कितना दिया 1%, मतलब कि 0.01 कॉस 5, यहाँ पर प्लस लेना है, और ई कितना दिया 5%, मतलब कि 0.05 साइन 5। देखिए आपको कॉस 5 का वैल्यू कितना पावर फैक्टर दिया है ना, पावर फैक्टर मतलब कि कॉस 5 का आपका वैल्यू 0.9 दिया है, आपको साइन 5 निकालना है। तब ये तो पता होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन 5 क्या हो जाएगा आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 5 वैल्यू पुट करके आप साइन 5 निकाल लीजिएगा। कॉस 5 की वजह से यहाँ पर हो जाएगा 0.01 इंटू 0.9 प्लस 0.05 साइन 5 का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। इस यहाँ पर अगर पुट कीजिएगा 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर, तो 0.81 हो जाएगा। 0.81 से निकलेगा तो ऑलमोस्ट 0.43, और मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज किया था 0.436। ठीक है, देखिए आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जो आंसर होगा निकल जाएगा। लैगिंग है तो जैसे देखिए ये देखिए यहाँ से कीजिएगा तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये तो आपका किसके हो जाएगा कैपेसिटिव के लिए हो जाएगा। ऑप्शन तो माइनस आपका आंसर इसका तो होगा ही नहीं, आंसर आपका 3.08 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 3.08%। जो मेरे समझाना है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मेनली देखिए, जैसे आप वहाँ पर तो आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, तो आप देखिए मेनली आपका जो पावर फैक्टर का वैल्यू या तो 0.8 दिया रहेगा, नहीं तो पावर फैक्टर का वैल्यू 0.6 दिया रहेगा, और ये जैसे अगर 0.9 दिया था तो ये जी याद रखिए, जैसे कॉस 5 का वैल्यू 0.8 होगा तो साइन 5 का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.6। कॉस 5 का वैल्यू 0.6 दिया रहेगा तो साइन 5 का वैल्यू 0.8। तो कुछ थोड़ा सा एक दो डाटा आप याद, ये कैसे होता है, जैसे आप बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ से आपका देखिएगा ये चीज़ रिपीट होता है। तो जनरली पावर फैक्टर का वैल्यू 0.8 और 0.6 दिया रहता है, यहाँ पर 0.9 दिया था, तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला ये तो पता ही है, और थोड़ा सा टाइम है तो अप्रॉक्स वही लेकर आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। ठीक है, देखिए 3% था, 3.8 था, यहाँ पर 3.08 था। ठीक है, ये तो पहले ही माइनस हो गया क्योंकि लैगिंग लेवल पर लैगिंग बोला है, मतलब कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो ये फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन की। क्या था? आर पर वैल्यू कॉस 5 प्लस माइनस एक्स पर वैल्यू साइन 5 इंटू 100। समझ में आया? तो चलिए न्यूमेरिकल था डायरेक्ट, मेरे हिसाब से जेई में मतलब पूछ सकता है, ऐसा नहीं है उतना, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है और डायरेक्ट सारा डाटा दिया रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये आपका ये में पूछा है तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। देखिए जब यहाँ एसएससी जेई में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर छोड़िए, आज के सेशन में टाइम हो चुका है, तो आज के सेशन में इतना ही रहा। जैसे कि ट्रांसफार्मर, जैसे वो मैं बताया था कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी मैं 57 क्वेश्चन, हम लोग 59 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, रिमेनिंग 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। और ऑलमोस्ट मैं ट्रांसफार्मर का सारा जो इम्पोर्टेंट है, किसी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं सारा कवर कर लिया अभी तक। ठीक है, जो एक दो बच्चे होंगे थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू उसको भी हम लोग देखें, जैसे कि मैग्नेटोस्ट्रिक्सिस है, हमिंग नॉइज क्यों होता है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, तो आगे आएंगे तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप पता है कि डीसी मशीन ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर भी आने वाले 2 से 3 वीडियो में, मैक्सिमम दो वीडियो में इसको भी कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे, क्योंकि इंडक्शन इसलिए पढ़ाऊंगा पहले, इंडक्शन से आपका जो जो फ्रैक्शनल मशीन जो होता है ना, फ्रैक्शनल किलोवाट, जिसमें कि जो स्पेशल बोलते हैं, स्पेशल मशीन, जिसमें आपका स्क्वायर ये पढ़े होंगे आपका कैपेसिटर, स्टार कैपेसिटर, रिलक्टेंस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका जेई में आते हैं। तो इसलिए मैं इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंडक्शन स्टार्ट करूँगा, उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन, और वहाँ से स्पेशल मोटर जो होगा वो स्पेशल मशीन को कवर करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।